हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेड बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2024 में जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए थे, 2 क्लासेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज अवर थर्ड क्लास और इसमें हम 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियोस और बनाने का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के बारे में आई थिंक आप सबने ही सुना होगा कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है। क्लास 8 में ही हम डेटा हैंडलिंग पढ़ते हैं, उसमें आप बार ग्राफ पढ़ते हो, पाई चार्ट पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। So a line graph is used to show comparison among categories of data. A histogram is used to compare the parts of a whole. A graphical representation of data is easier to understand when there is a trend or comparison to be shown. Option 4 है a bar graph displays data that changes continuously over period of time. आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें कौन सा है। आपने लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ा, आपने हिस्टोग्राम पढ़ा, आपने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। बेसिकली डेटा हैंडलिंग में अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, आप उसको शो करने के लिए, इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ग्राफ्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि ट्रेंड क्या है, उसमें आप कंपैरिजन कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल है कि किसी फैमिली का 2020 एंड 2021 का एक्सपेंडिचर का आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो आप इसे शो कर सकते हो बार ग्राफ के थ्रू। इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम ग्राफिक्स के थ्रू, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने डेटा को शो करते हैं। ये आपका डेटा हैंडलिंग है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर multiply 35 centimeter and 8 centimeter can be made from a wooden block 8 meter long, 70 centimeter wide and 40 centimeter thick. आपको यहाँ पर प्लैंक्स का साइज भी आपको दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको वुडन ब्लॉक का साइज भी दिया हुआ है सिमिलरली, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग, वाइड एंड थिक। ऊपर भी आपको LBH गिवन है। ओके, अब सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो करते क्या है कि यूनिट अगर सेम नहीं है तो हम यूनिट को सबसे पहले सेम करेंगे। दैट मीन्स यहाँ मीटर सेंटीमीटर है तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 मीटर दिया हुआ है, बाकी सारा सेंटीमीटर में है, और नीचे वाली जो आपको मेजरमेंट दे रखी है इसमें आपको सिर्फ 8 जो है वो मीटर में गिवन है, बाकी सारा सेंटीमीटर में है। तो हम इन दो को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, हो गया 200 सेंटीमीटर। 8 मीटर इज इक्वल टू 8 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो हो गया 800 सेंटीमीटर। ओके, ये दो ही यूनिट ऐसी थी जो आपको मीटर में गिवन थी, तो आप इनको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको निकालना है हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज, मेजरमेंट दिया है, कैन बी मेड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक। तो आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हैं। नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने के लिए अब जो आपको ब्लॉक्स दे रखा था कि इस वुडन ब्लॉक से आपको क्या बनाने हैं, ये प्लैंक्स बनाने हैं इस बड़े से वुडन ब्लॉक से। तो आप क्या करोगे, जो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम होगा उसमें आप डिवाइड कर दोगे किससे, प्लैंक्स के वॉल्यूम से। तो प्लैंक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, 2 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। प्लैंक्स का वॉल्यूम मैंने नीचे लिख रखा है 200 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 8। ओके,
और ऊपर मैंने लिखा हुआ है किसका, ब्लॉक का, आपका वॉल्यूम लिखा हुआ है वुडन ब्लॉक का। सो यहाँ पर मैंने 800 लिखा है, ये लिखा हुआ है 800, देन 70, देन 40। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सो 35 से मैंने कट किया 70 को 2 टाइम्स, 8 से मैंने 40 को कट किया 5 टाइम्स, एंड 2 0 से मैंने यहाँ पर 2 0 कट कर दिए हैं, एंड 2 से मैंने 8 को कट किया है 4 टाइम्स। ठीक है, सो 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। सो 40 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। अ चाइल्ड सॉल्व्ड प्रॉब्लम 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/5। What is the most appropriate inference drawn from the solution? ऑप्शन 1 है child does not know how to represent fraction on number line. Second है child has extended the concept of addition of natural number to addition of fraction. Child does not know addition of numbers. Child does not know how to take LCM. Okay. सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। कैसे, देखिए, अगर आप 1/2 एंड 1/3 को प्लस करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 एंड 3 का अलग से यहाँ पर एलसीएम लेना है, जो कि 6 आएगा। 2 3 जा 6। ओके, जब भी आपके ऐसे फैक्टर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1, सो उनका आप एलसीएम कैसे लेते हो। तो फ्रेंड्स, जहाँ जब भी कोई ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होता है, तो आप एलसीएम कैसे लेते हो, आप मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप उनका क्या ले लेते हो, एलसीएम ले लेते हो। लेकिन कब लेते हो, जब इन नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 तो सब में ही कॉमन होता है। सो कैसे प्लस किया, 2 और 3 का एलसीएम लिया, कितना हुआ 6। ओके, 2 3 जा 6। देन अब आपने क्या किया, 1/2 था ये, तो इसके एलसीएम 6 आया था, तो उसने आपको अपने 6 कन्वर्ट किया, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 3/6। और ये कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपको 6 बनाना है, ऊपर भी आप 2 से करोगे, सो ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/6 एंड 2/6। तो 3 + 2 5/6 यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए था। लेकिन उस स्टूडेंट का जो आंसर है वो कितना आया है, वो आया है 2/5। दैट मीन्स उसने कैसे सॉल्व किया है, उसने न्यूमरेटर को सेपरेटली प्लस कर दिया है और डिनोमिनेटर को सेपरेटली प्लस कर दिया है। उसने 1 + 1 को लिख दिया है 2। ओके, एंड उसने 2 + 3 को कितना लिख दिया है, 5 लिख दिया है। तो उसने तो सेपरेटली प्लस कर दिया है, जैसे नेचुरल नंबर्स को प्लस करते हैं, तो उसने न्यूमरेटर नेचुरल नंबर्स 1 + 1 को 2 लिख दिया है एंड 2 + 3 को नीचे 5 लिख दिया है। सो यहाँ पर आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा चाइल्ड हैज एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। वो कर क्या रहा है, वो नेचुरल नंबर में जिस तरह से एडिशन करते हैं उसको सेम अप्लाई कर रहा है वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में, जो कि गलत है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना है क्योंकि फ्रैक्शन का एडिशन डिफरेंट है, अलग कॉन्सेप्ट है, एंड जो आपका नेचुरल नंबर का एडिशन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो चाइल्ड हैज एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। According to National Education Policy 2020, mathematics and computational thinking is to be given increased importance as. Option 1 है, it is foundational to evolving technologies like artificial intelligence, AI, machine learning and data science, etc. Option 2 है, it can be a substitute for a teacher। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि AI जो है वो क्या टीचर का सब्सटीट्यूट होगा, नहीं भाई, टीचर एक ह्यूमन बीइंग है, उसमें इमोशंस होते हैं। ओके, ऑप्शन 3 है, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन स्कूल। मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इन स्कूल, ऐसा भी नहीं है। It is foundational to human survival. No, foundational to human survival, ये भी गलत है। So option 1 is your correct answer. It is foundational to evolving technologies, technologies को evolve करना।
ठीक है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ठीक है, सो आप देखते हो कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपकी जो 2022 में आई थी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू बी गिवन इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस है। तो किन किन चीज़ों का इंपॉर्टेंस हो गया है? सो एआई का यूज होने लगा है, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ठीक है, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। Now we come to question number 25. According to National Curriculum Framework 2005, mathematics teachers need to shift towards. Okay, option 1 है promoting memorization and rigorous algorithms. That means rigorous का मतलब होता है यहाँ पे hard, okay, tough. तो बिल्कुल नहीं, memorization no. नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक। सी है बिकमिंग सोल अथॉरिटी फॉर राइट आंसर, मतलब जो टीचर है वो सोल अथॉरिटी हो जाए। सोल अथॉरिटी का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है एकमात्र अधिकार, मतलब वो बोले कि मैं ही सही हूँ एंड मेरे अलावा कोई सही नहीं हो सकता, यही जो आंसर मैं बता रहा हूँ यही सही है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए टीचर को, उसको बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी सुनना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि टीचर हमेशा करेक्ट आंसर आपको दे। कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है, क्योंकि टीचर इज ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग से गलती होना स्वाभाविक है, किसी से भी हो सकती है। तो सोल अथॉरिटी नहीं रखनी है कि फॉर राइट आंसर, कि मेरा आंसर ही सही है बाकी सारे गलत हैं। ओके, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना इंपॉर्टेंट है। सो इन तीनों में से आपको ऑप्शन दिया है ओनली बी, क्या सिर्फ बी करेक्ट है, या फिर लिखा हुआ है बी एंड सी, इसके बाद है ओनली ए, या ए एंड बी। तो आप देख लीजिए कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता, बिल्कुल ही गलत है, एंड आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा सिर्फ यहाँ पर एक, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। गाइज, आपको क्लास समझ में अगर आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया टू फोर्थ ग्रेडर्स। फोर्थ ग्रेड के बच्चों को आप कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? ऑप्शन 1 है फॉर्मूला बेस्ड। क्या हमको सीधा फॉर्मूला बता देंगे? नहीं भाई, आप फॉर्मूला बताएंगे वो समझ में ही नहीं आएगा उनको कि ये है क्या, क्या पढ़ रहा हूँ मैं। फॉर्मूला तो भाई आप 8th 9th 10th में बच्चों को पढ़ाते हैं, 4th क्लास का बच्चा क्या ही फॉर्मूला समझेगा। ऑप्शन 2 है अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। आप एरिया में अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन यूज करेंगे। भाई एरिया एक फिक्स मेजरमेंट होता है कि अगर किसी चीज का एरिया जो है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो 60 ही रहेगा, एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन 3 है यहाँ पर टेसलेशन, एंड ऑप्शन 4 है अबेकस। अबेकस से आप एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हो। अबेकस से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सारे कॉन्सेप्ट आप करते हो। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन 2 भी आपका रॉन्ग है, एंड ऑप्शन 4 भी आपका रॉन्ग है। सो बचा क्या? टेसलेशन। अब टेसलेशन होता क्या है? टेसलेशन इज द covering of a plane using patterns of shape without any overlaps or gaps. Tessellation allows students to visually and tangibly understand the area by arranging shapes to cover a surface without gaps or overlap. Gaps और overlaps के बिना आप बच्चों को shape के थ्रू उनको area introduce करोगे। allow student to visually and tangibly, मतलब बच्चे उनको टच कर कर देख पाए, उसको देख पाए और छू पाए। विजुअली मतलब देख पाए, टेंजिबली मतलब उसको टच करके छू कर देख पाए। ठीक है, तो देखना, देख कर करना, और टच करके छू कर करना। अंडरस्टैंड बाय एरिया बाय अरेंजिंग शेप्स, शेप्स को अरेंज करना। टू कवर अ सरफेस विदाउट गैप्स और ओवरलैप, बिना गैप्स और ओवरलैप के। जैसे आप उन्हें बता सकते हो कि क्लासरूम में एक टेबल रखी हुई है, ये रेक्टेंगल शेप की है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप की है बच्चों, ये इसकी एल होती है। ओके, ये इसकी बी होती है, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। इस तरह से आप उनको कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 27। 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 इज इक्वल टू, आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जब भी इस तरह के फ्रैक्शन का हम
प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। देयर आर 3 डिनोमिनेटर 7, 14 एंड 8। 7, 14 एंड 8 का आपने एलसीएम लिया, कितना आया? 56 आया। ओके, 4 into 8। अगर एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं एलसीएम की एक अलग से क्लास करूंगी, बट प्लीज कमेंट जरूर करिए अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम होती है तो। ओके, सो 7 एंड 14 का एलसीएम 14 आएगा एंड 14 एंड 8 का एलसीएम आपका कितना आएगा? 56 आएगा। सो बेसिकली 7, 14 एंड 8 का एलसीएम आपका 56 आया। देन 4/7 जो फर्स्ट फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर को आप 56 में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 8। देन 14 को आप मल्टीप्लाई करके 4 से 56 में कन्वर्ट करोगे, इसके बाद आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई करके 56 जो कि आपका एलसीएम है उसमें कन्वर्ट करोगे। तीनों का जब एलसीएम जो 56 आया था उसको आप क्या करोगे? 56 डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर लोगे। कन्वर्ट करने के बाद ये आपके न्यू फ्रैक्शन बन जाएंगे, ये 3 आ गए हैं, इनको आप लिख दोगे 32/56 प्लस 20/56 माइनस 49/56। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? चाहो तो आप तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं 2 2 करके सॉल्व करती हूँ। पहले फर्स्ट 2 को करती हूँ, देन उसके बाद थर्ड वाले को करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 2 को सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने 56 एलसीएम लिया। 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक, 52/56 माइनस 49/56। अगेन हमने 56 एलसीएम लिया, 52 माइनस 49 कितना हो गया? 3। 3/56 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? यहाँ पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो ई में आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगी? ई में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ यही बन रही है। ठीक है, आपसे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा गया है। यू में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? यू है, यू में आपकी ये बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बी है आपका, बी में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ ये वाली होगी। ठीक है, और एच में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको करके दिखाई हुई है, वर्टिकल भी होगी और एक हॉरिजॉन्टल भी बनेगी। ठीक है, सो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। सो यहाँ पर आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर है। Now we come to next question, question number 29. Which of the following is not related to Indian mathematics? Indian mathematics से आपका कौन related नहीं है? ऑप्शन 1 है आपका सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन 2 है आपका बुद्धियान सुलभ सूत्र, ऑप्शन 3 है आपका लीलावती, ऑप्शन 4 है आपका चरक संहिता। ओके, अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो एक बार हम सबके बारे में जान लेते हैं ये सब क्या है। सो लीलावती क्या है आपकी, जो भास्कर सेकंड ने लिखी थी, एंड चरक संहिता क्या है? एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा मेडिसिन। चरक संहिता आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है। सूर्य सिद्धांत जो है वो आपका एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। बुद्धियान सुलभ सूत्र जो है वो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से सूर्य सिद्धांत रिलेटेड है, ज्योमेट्री से आपका बुद्धियान एंड सुलभ सूत्र रिलेटेड है, एंड लीलावती भास्कर सेकंड ने लिखी थी, ये आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, एंड चरक संहिता आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा क्या गया था? नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो आपका चरक संहिता इज योर राइट आंसर। Now we come to next question, question number 30. The difference of the place value of 5 and 7 in the number 352876 is. सबसे पहले आप 5 और 7 की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 की प्लेस वैल्यू लिखी है। कैसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू? 5 के राइट हैंड साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं उन सब की जगह आपको 0 लिखना है। कितनी डिजिट है 5 के बाद? 1 2 3 4। तो आपको 5 के बाद कितने 0 लगाने हैं? 1 2 3 4 आपने 0 लगा दिए, तो ये 5 की प्लेस वैल्यू हो गई। सिमिलरली जब आप 7 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको 7 के राइट हैंड साइड देखना है कि कितनी डिजिट है। 7 के राइट हैंड साइड जितनी डिजिट होंगी उतने आपको 0 प्लेस कर देना है, तो ये 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको 7 लिख लेना है। ठीक है, जिसकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हो आप, आपको 7 लिख लेना है। 7 के राइट हैंड साइड आपके कितनी डिजिट है? 6 है ओनली, यानी कि 1 डिजिट है, तो आपको 0 लिख देना है। तो 7 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू 70 आएगी, एंड 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 50,000 आ रही है। 5 एंड 4 टाइम्स 0। अब आपको प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है, तो आपने क्या लिखा? 5 एंड 4 टाइम्स 0 दैट इज 50,000 माइनस 70। इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 49930 आपका आंसर आया। सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट कि आपके साथ-साथ आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।